अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं रमज़ईं। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के वार की। एक दिन में मजीद 88 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 20,000 से तजावज़ कर गई। 4,000 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% पर आ गई है। मुल्क में 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। अरहम खान की रिपोर्ट भी आगे चलकर आपको दिखाएंगे। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजारत तालीम ने सिंध के 12 अजला में स्कूल्स 6 जून तक बंद रखने की हिदायत कर दी है। बाकी 18 अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुलेंगे या नहीं, ये फैसला सिंध टास्क फोर्स के इजलास में किया जाएगा। कोरोना केसेस में कमी के बाद पंजाब के 16 अजला में तालीमी इदारे 24 मई से खुल रहे हैं। बलोचिस्तान में भी कोरोना केसेस में कमी के बाद कोयटा के अलावा दीगर तमाम अजला के तालीमी इदारे 24 मई से खोलने का फैसला कर लिया गया है। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे साद साबरी, लाहौर से दानियाल उमर, कोयटा से मुजीबुल्ला। सबसे पहले साद साबरी के पास चलते हैं। साद साबरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वफाक की जानिब से स्कूलों की बंदिश के हवाले से फ़ैसला सामने आया है। NCOC के इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक 12 अजला में स्कूल जो है वो 6 जून तक बंद रहेंगे। तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे जाएंगे। ये वो अजला हैं जिनमें कोरोना की शरह जो है वो ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है और यहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम अजला की बात करें तो इसमें हैदराबाद, जामशोरो, बदीन, सखर, दादू, नवाबशाह और कराची के 7 अजला मौजूद हैं। इन तमाम अजला में ये 12 अजला हैं, इनमें 6 जून तक जो है वो स्कूल बंद रखे जाएंगे। जबकि अगर हम सिंध के बाकी 18 अजला की बात करें तो उसके हवाले से इस वक्त महकमा तालीम के जो टास्क फोर्स है उसका इजलास चल रहा है और उसके इजलास के बाद हतमी फैसला किया जाएगा उन अजला के हवाले से कि वहाँ पर स्कूल्स जो है वो खोले जाएंगे या वो स्कूल्स भी बंद रखे जाएंगे। गुज़िश्ता इजलास जो है वो 17 मई को हुआ था, जिसमें ये जायज़ा लिया गया था कि इन अजला में कोरोना केसेस की शरह कितनी है और उसके बाद स्कूलों के खोलने के हवाले से फ़ैसला किया जाना था। जबकि एक इजलास आज हो रहा है जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि जो वफाक ने 12 अजला में स्कूल बंद रखने का फ़ैसला दिया है और जो बाकी 18 अजला में स्कूल परसों से खुलना थे उसके हवाले से भी हतमी फ़ैसला जो है वो देखने में आएगा। जो NCOC की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये बात बताई गई है कि जो लो डिजीज़ अजला हैं जहाँ पर कोरोना वायरस की शरह कम है वहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो 24 मई से खोले जा सकते हैं। जबकि जिन अजला में सिंध के वो अजला जहाँ पर कोरोना वायरस की शरह बढ़ती जा रही है, 5% से ज़्यादा जिन अजला में भी शरह है, वहाँ पर जो है वो 6 जून तक तमाम स्कूल्स चाहे वो निजी हो या सरकारी बंद रखे जाएंगे। ठीक है, साथ बड़ी तफसील से आपने हमें आगाह किया। पंजाब का भी रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल, आप बताइएगा कि अभी तक यही फैसला हुआ है कि पंजाब के 16 अजला में 24 मई से स्कूल्स खोल दिए जाएंगे? जी बिल्कुल फवाद, फैसला यही हुआ है कि ऐसे जो 16 अजला हैं जिनमें कोरोना वायरस के केसेस की मस्बत शरह 5% से कम है, वहाँ पर स्कूल्स पीर से उन स्कूलों के अंदर होगा ये कि 4 रोज़ स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। 2 रोज़ 50% कैपेसिटी के साथ स्टूडेंट्स आएंगे। अच्छा। और 2 रोज़ बाकी 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलों के अंदर आएंगे। कई ऐसे शहर हैं जिनमें कोरोना वायरस केसेस की जो मस्बत शरह है वो 5% से ज़ायद थी, लेकिन वो फ्लक्चुएट कर रही है, कम भी हो रही है, जिसके अंदर जिस तरह के मुल्तान शामिल है, लाहौर शामिल है। आज लाहौर में जो 24 घंटे के दौरान टेस्ट किए गए उनमें कोरोना वायरस केसेस की मस्बत शरह तकरीबन 5% तक आई और मुल्तान में भी तकरीबन 3% तक आई है और केसेस में कमी देखने में नज़र आ रही है। जिस तरह लाहौर के अस्पताल भी हैं उन पर बोझ भी कम हुआ है। तकरीबन 22% जो ऑक्सीजन बेड्स हैं लाहौर के सरकारी निजी अस्पतालों के वो इस वक्त मरीजों से भरे हुए हैं, जिनकी तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी जो कि 80%, 85% तक भरे हुए थे। इसी तरह लाहौर में जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी भरे होते थे, जिनकी तादाद जो है वो 100% तक चली गई थी। लाहौर के तमाम ऐसे अस्पताल थे जो कि वेंटिलेटर्स जो है जिन पर मरीज़ मौजूद थे वो भी अब 35% तक भरे हुए हैं। 16% आइसोलेशन बेड्स जो हैं लाहौर के सरकारी और निजी अस्पताल। ठीक है दानियाल उमर, लाहौर की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। कोयटा से मुजीबुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। तो मुझे बलूचिस्तान में कोयटा के अलावा 24 मई से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि NCOC ने इजलास में यह फैसला किया है कि 24 मई से जो है वो बलूचिस्तान के तमाम जो अजला है उस वहाँ पे तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, माँ सिवाय सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा की। चूँकि कोयटा में केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि कोयटा के अलावा जितने भी बलूचिस्तान के 32 अजला है वहाँ पर 24 मई से जो है वो तालीमी इदारे, निजी और सरकारी तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया है। NCOC ने ये भी बात सामने पेश की है कि अगर कोयटा में केसेस की तादाद कम होती है तो उसके बाद कोयटा का भी जो है ना वो फैसला किया जाएगा कि कोयटा में तालीमी इदारे कब से खोले जाएंगे। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की तो गुज़िश्ता 7 दिन के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मजमूई तौर पर अगर कोयटा की बात कीजिए तो 442 केसेस सिर्फ और सिर्फ सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान के जो 32 अजला है वहाँ पर 7 दिन के अंदर सिर्फ 157 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से बाकी अजला में जो तालीमी इदारे हैं वो खोलने का फैसला किया गया है। जामिया बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो जामिया बलूचिस्तान में 24 मई से जो है वो तालीमी इदारे खोलने का जामिया बलूचिस्तान खोलने का फैसला किया गया है। और ये भी ऐलान किया गया है कि 15 जून से जो है वो इम्तिहानात होंगे, जिसमें पेपर्स होंगे, वाइवा होगा और इसके अलावा प्रैक्टिकल के इम्तिहानात लिए जाएंगे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ने यह भी फैसला किया है कि 14 जून से MA, MSc और PhD के जो नए सेमेस्टर है उसका आगाज भी जो है ना वो किया जाएगा, जो कि 14 जून से होगा। ठीक है, कोयटा से मुजीबुल्लाह, साबरी कराची से दानियाल उमर, लाहौर से आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अब खबर शामिल करेंगे लंदन से, जहां हसन नवाज के दफ्तर में मुबैना तौर पर मुश्तबा अफराद ने दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें एक कारकुनान ने मरकजी दरवाजे पर ही रोक लिया। नून लीग के मुताबिक कारकुनों को देखकर मुश्तबा अफराद फरार हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेंट्रल लंदन के इलाके में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नाखुशगवार वाक़या। 4 मुश्तबा अफराद ने मुबैना तौर पर दफ्तर में घुसने की कोशिश की। लीगी कारकुनान ने मुश्तबा अफराद को दफ्तर के दरवाजे पर ही रोक दिया। नून लीग का दावा है कि नून लीग के कारकुनों को देखकर मुल्जिमान फरार हो गए। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। नासिर भट्ट ने दावा किया है कि मुश्तबा अफराद ने हसन नवाज का नाम पूछा, फिर धमकियां दी। बरतानवी पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। लंदन में शरीफ खानदान के साथ पेश आने वाला ये कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी उनकी रिहाइशगाह का घेराव होता रहा है। कई बार तो हमले भी किए गए। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुसना काबिल मजम्मत है। नून लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ कहते हैं लंदन पुलिस तहकीकात करे और मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, दौरान हिरासत नवाज शरीफ की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं अगर वाक़या हुआ है तो मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ अगर वहाँ महफूज नहीं तो वतन वापस आ जाए, जेल में सिक्योरिटी देंगे। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर पर हमला। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा, लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में गुंडों का घुसना काबिले मजम्मत है। नकाबपोश हमला आवरों का मुसल्ला होकर दफ्तर में घुसाना लम्हा फिक्रिया है। लंदन पुलिस और हुक्काम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराएं, मुल्जिमान को सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, दौरान हिरासत नवाज शरीफ की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले बाज नहीं आए। बीमार वालदा की तस्वीरें बनाने की कोशिश की, होटल में मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। आज फिर नवाज शरीफ पर हमला आवर होने की कोशिश की गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने समा से गुफ्तगू में कहा, अगर मरियम नवाज को लगता है कि उनके वालिद वहाँ महफूज नहीं तो पाकिस्तान आ जाएं, उन्हें जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। लंदन में हुए वाक़े को मरियम साहबा ने अपने सियासी मुखालफिन पर डालने की जो कोशिश की है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ और इसके साथ साथ उस हमले की भी मजम्मत करता हूँ अगर वो हुआ है। अगर उनको लगता है कि वो वहाँ पर इनसिक्योर हैं तो उनको फौरी तौर पर वापस आना चाहिए पाकिस्तान। यहाँ पर उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। शहबाज गिल ने सवाल उठाया, लंदन में बैठे शख्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मरियम नवाज पाकिस्तान पर कैसे डाल सकती हैं? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। मजीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, किन किन रेफरेंसेस पर अपीलें दायर की गई हैं और उन पर समाअत होगी?
देखें, अल जज़ीरा, एवनफील्ड रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस 3 अलग अलग रेफरेंसेस थे पनामा स्कैंडल से निकलने वाले। उन तीनों में मुख्तलिफ अपीलें जो है दायर की गई थी मुलजमान की जानिब से भी, जबकि नैब की जानिब से सजा बढ़ाने और उसके खिलाफ भी अपील दायर की गई थी। इन तमाम अपीलों को फिक्स कर दिया गया है 25 तारीख के लिए। 25 मई को इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा और इस पर जो अहम कानूनी नुकता इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उठा रखा है, जिसको तय किया जाना है कि नवाज शरीफ चूँकि अब इश्तिहारी हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या उनका कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया जा सकता है अदालत में अपीलों को आगे चलाने के लिए, मजीद इस पर कार्रवाई बढ़ाने के लिए, या फिर सिर्फ नैब को एक तरफा सुनकर इन पर मेरिट पर फैसला किया जा सकता है। इन तमाम कानूनी निकात के ऊपर मामले तलब कर रखी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब से भी, और जो लीगी वकला कमरा अदालत में गुज़श्ता समाअत पर आए थे उन्हें भी कहा था कि क्योंकि वो भी इस सारी प्रोसीडिंग्स में शामिल रहे हैं, लिहाजा वो भी मामलत करें। अब 25 तारीख को इस कानूनी नुकते पर समाअत होगी, जिसमें मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नवाज शरीफ की तमाम अपीलें इसमें फिक्स होंगी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ जो नैब की अपील है उस पर भी समाअत इसी दिन होगी। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। अभी तो रेफरेंस दायर हुए हैं और मुल्जिमान ने खजानों के मुंह खोल दिए। नैब अलामिया के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में मुल्जिमान से 23 अरब रुपए 85 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। ये रकम जाली अकाउंट्स के 14 रेफरेंसेस में नामजद मुल्जिमान से वसूल की गई है। कराची से मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। नैब करप्शन केसेस का आगाज बहुत जोरों शोर से करता है, मगर साबित कुछ नहीं हो पाता। नैब पर ये तनकीद हमेशा होती है और अक्सर ये तनकीद गलत भी नहीं होती, मगर एक तगड़े केस की बदौलत नैब ने अपनी तारीख बदल दी है और वो तगड़ा केस है जाली अकाउंट्स रेफरेंस। जाली अकाउंट्स रेफरेंसेस की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही मुल्जिमान ने करप्शन से बनाए खजानों के मुंह खोल दिए हैं, जिसकी बदौलत नैब अपनी 21 साल तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी करने में कामयाब हो गया है। जाली अकाउंट्स रेफरेंस के एक मुल्जिम जैन मलिक ने 9 अरब रुपए नैब को वापस करके जान छुड़ाई है। जाली अकाउंट से मुताल्लिक ही नूरियाबाद रेफरेंस में निजी कंपनी भी नैब को 2 अरब रुपए वापस कर चुकी। मजमुई तौर पर नैब जाली अकाउंट्स के 14 रेफरेंसेस में नामजद मुल्जिमान से 23 अरब 85 करोड़ रुपए वसूल कर चुका है और ये सारी वसूलियां रेफरेंसेस की समाअत शुरू होने से पहले ही हो गई हैं। जाली अकाउंट्स रेफरेंस के कड़े शिकंजे को देखकर ही सरकारी अफसरान समेत 20 से ज्यादा मुल्जिमान ने सुल्तानी गवाह बनने और प्ली बार्गेनिंग करने में ही गनीमत जानी है। जाली अकाउंट्स के 14 रेफरेंसेस के नामजद 20 से ज्यादा मुल्जिमान में आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, 2 निजी बैंकों के सरबराह हुसैन लवाई और बिलाल शेख भी शामिल हैं। सरकारी अफसरान में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मंजूर कादिर काका, एजाज खान, मोहम्मद हुसैन सैयद, खुर्शीद जमाली और दीगर शामिल हैं। मंसूर मुगैरी, समाअत, कराची। और तेज तर दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। नैब को काला कानून कहने वाले सुन लें। सुप्रीम कोर्ट नैब कानून की एक एक शख्स का जायजा पहले ले चुकी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इदारे पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब कहा। तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिन्हें आइन, कानून और नैब का कोई इल्म ही नहीं। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। चेयरमैन नैब नाकदीन पर बरस पड़े। इदारे के खिलाफ मुलज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा करने वालों को कारकर्दगी जायजा इजलास में आड़े हाथों ले लिया। तनकीद ही वो असाब करते हैं जिनको न आइन का पता है, न कानून का पता है, न नैब लास का पता है। ये हर बंदा जो भी रोस्ट्रम पर आता है वो समझता है कि ये फिक्रा उसे ज़रूर कहना है। नैब का लॉ बड़ा भयानक और ड्रैकोनियन लॉ है। इसका एक एक सेक्शन असफंदियार वली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। उन्होंने भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये गैर आइनी है। नैब रावलपिंडी की कारकर्दगी की खूब तारीफ। पनामा केस में शोहरत पाने वाले अफसर की पेशावराना सलाहियतों को खुसूसी तौर पर सराहा। पिंडी नैब की बेहतरीन कारकर्दगी का सेहरा तमाम एहलकारान, अफसरान और जनाब मंगी साहब को जाता है कि आपकी शब रोज़ मेहनत से ये मुमकिन हुआ। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जाली अकाउंट्स के 14 रेफरेंस दायर और 23 अरब रुपए से जायद की रकम बरामद की गई। मुजारबा स्कैंडल में 31 रेफरेंस दायर हो चुके। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस इसलिए दायर किया गया कि उन्होंने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तानी अवाम के लिए मुख्तस रकम सियासी फायदे के लिए हल्के में लगाई। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। हमें चीन से सीखना चाहिए कि करप्शन किस तरह ख़त्म होती है। हमारे मुल्क में हमेशा छोटे लोगों पर हाथ डाला जाता है, जबकि करप्शन का खात्मा ऊपर के लोगों पर हाथ डालने से होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के इफ्तिताह पर इस्लामाबाद से वर्चुअल खिताब में कहा कि नैब 23 साल से काम कर रहा है, लेकिन करप्शन ख़त्म ना हो सकी।
हमारी बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारा एक नेबर तेजी से अब दुनिया की टॉप 2 पावर्स में पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह आगे दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि जिस रेट पे चाइना जा रहा है इनको कोई रोक नहीं सकता। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक इस तरह की दोस्ती एक उस मुल्क से है जिससे हम बहुत कुछ अब सीख सकते हैं। जिस तरह इनके शहर फैलते गए और बड़े होते गए और उन्होंने फिर संभाला, और फिर चाइना ने जिस तरह गुर्बत को कंट्रोल किया, इससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। और फिर हम एक और चीज़ सीख सकते हैं चाइना से, और ये स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ी है कि इन्होंने तकरीबन 425 मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को करप्शन में सजाएं दी हैं। हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह ये है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। तरक्की की दौड़ में पाकिस्तान की रफ्तार तेज़ तर, अहदाफ पीछे रह गए। इस साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार 3.94% रहने का तखमीना है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क की माशी शरह नमो 2.1% के हदफ से कहीं आगे। गुज़िश्ता माली साल में कोरोना के हमलों से मुल्क की मईशत रिकॉर्ड मनफी 0.47% तक गिर गई थी, जो गैर मामूली उठान के साथ इस साल 3.94% तक पहुँचने की तवक्को। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल के पहले 9 माह के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर नजरसानी शुदा तखमीना पेश कर दिया। ज़राअत में 2.8% हदफ के मुकाबले में 2.77% ग्रोथ। सनती शोबे में कारकर्दगी 0.1% हदफ के मुकाबले में 3.57% रही। खिदमात के शोबे में तो बात 2.6% के टारगेट से कहीं आगे निकलकर 4.43% तक पहुंच गई। गंदम, चावल, मकई और गन्ने समेत बड़ी फसलों की पैदावार में 4.65% इजाफा हुआ। अलबत्ता कपास की पैदावार में 22.8% की नुमाया कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल, मशरूबात, पेट्रोलियम, गाड़ियों समेत बड़ी सनतों की पैदावार में 9.29%, रिटेल और होलसेल में 8.37% तक बेहतरी। सब्जी, फ्रूट, लाइव स्टॉक, इंश्योरेंस और हाउसिंग में भी मुस्बत तब्दीली रिकॉर्ड। फी का आमदन 14.4% इजाफे के साथ 31,354 रुपए बढ़कर 2,46,414 रुपए हो गई। वजीर आजम ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, ये सारी कामयाबियां कोरोना वबा पर काबू पाते हुए हासिल की गईं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए, नाराज अरकान बिलाखिर राजी। साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह कहते हैं पाकिस्तान की मईशत ग्रोथ ट्रैक पर चढ़ गई, तमाम सेक्टर्स में बेहतरी आ रही है, माशी इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। जो रिफॉर्म्स की गई थी उसके अब नतीजा आना शुरू हुआ है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जा रही है, प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस आ रही हैं। तो जो तखमीना लगाया गया था उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आ रही है और 3.94 एक इन हालात में ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में इतनी वी शेप रिकवरी कहीं भी नहीं देखी जा रही जो पाकिस्तान में हुई है। कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये और तेजी से आएगी और अगले साल और 2023 तक ये 6-7% तक बड़े आराम से पहुंच जाएगी। जो ग्रोथ आई है ये तमाम सेक्टर्स में आई है। इसके साथ साथ FPR की रिफॉर्म्स आ रही हैं। आई थिंक कि ये अब हम डेफिनेटली ग्रोथ पाथ के ऊपर चढ़ गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के मौशी तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि PTI हुकूमत अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में शरह गुर्बत 27% पर पहुँच चुकी है। सिंध में शरह गुर्बत में 7.6% की कमी आ चुकी है, जबकि सिंध की फ़ीकस आमदनी भी मुल्क भर में सबसे ज़्यादा हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद कहा है कि इमरान खान के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन पर 10% टैक्स लगाने के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ का हर फोरम पर मुकाबला करेगी। गैर मामूली मुआशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दबंग इंटरव्यू टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन ने खातून एंकर को इसराइल की वकील करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी का दबंग इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी छा गया। CNN एक्सपोज टॉप ट्रेंड, फॉरेन मिनिस्टर भी ट्रेंड्स में शामिल।
सार्फिन शाह महमूद को शाबाश दे रहे हैं, CNN एंकर की क्लास ले रहे हैं। किसी ने खातून सहाफ़ी को इसराइल की वकील करार दिया तो किसी ने लिखा एंकर ने गुफ्तगू को यहूद मुखालिफ रंग देने की नाकाम कोशिश की। एक सारिफ ने कहा शाह महमूद ने मगरबी मीडिया को इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बेनकाब कर दिया। शाह महमूद के कॉन्फिडेंस और इसाक डार के BBC को दिए गए इंटरव्यू की सूरत हाल का भी मवाजना किया जा रहा है। वादा जो वफा ना हुआ। कराची तैयारा हादसे में 2 मुसाफिर मौज़ाना तौर पर महफूज रहे थे, जिनमें से एक कराची के मोहम्मद ज़ुबैर भी शामिल हैं। समा से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि कोई ये यकीन करने पर तैयार ही नहीं था कि वो तबाह होने वाले जहाज़ से गिरे हैं। जब पहली दफ़ा टच किया तो सबके जहन में ये आ चुका था कि जहाज़ में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से लैंडिंग हो नहीं पाई है। तो सब लोग परेशान तो उसी वक्त हो गए थे, मैं ख़ुद भी परेशान हो गया था। जब वो हिट हुआ, हिट होने के बाद वो क्रैश होना शुरू हो गया तो मैंने अपने हाथ जो है अपने मुँह पे रख लिए थे और वो क्रैश होता हुआ नीचे आया। मेरी सीट अपनी जगह पे थी, सीट बेल्ट मेरा लगा हुआ था। क्रैश होने के बाद मैंने अपना सीट बेल्ट खोल के मैं बाहर गया हूँ। जब नीचे आ गया, नीचे आके एक जगह रुक गया तो मैंने हाथ हटाया तो मुझे दिखा कि हर तरफ आग ही आग है और हीट आ रही है। सारी चीज़ें आप देखेंगे मेरे हाथ वगैरह पे काफ़ी बर्न था, मेरा 31% बर्न था। जिस घर के ऊपर वो जहाज़ गिरा था वहाँ पर एक लेडीज़ और एक मर्द वो बाहर जा रहे थे उस घर से, तो मैं उनके पीछे पीछे बाहर गया हूँ। बाहर जाने के बाद मैंने लोगों को बताया कि मैं प्लेन में था, तो पहले तो सारे शॉक्ड हो गए थे कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर उनको मैंने बताया कि मैं इस तरह बाहर आया हूँ। उन्होंने फिर एम्बुलेंस वगैरह बुला के मुझे पहले जिना हॉस्पिटल भेजा है। मैं यूट्यूब भी देख रहा होता हूँ तो कोई प्लेन आ जाता है तो फिर वही सारा सीन दोबारा ज़हन में आ जाता है। वो तो भूलने वाली चीज़ ही नहीं है। भूलूँगा तो आहिस्ता आहिस्ता कभी आगे जाके पता चलेगा कि हाँ शायद थोड़ा बहुत भूल जाऊँ। जो PK 8303 के जो लवाहिकीन हैं उनको जो है जो भी उनके इंश्योरेंस के मामलात हैं वो उनके पूरे होने चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कहते हैं माँ की दुआ तकदीर बदल सकती है और मोहम्मद ज़ुबैर के मामले में ऐसा हुआ भी। आज PK 8303 के हादसे को 1 साल गुजरने के बाद मोहम्मद ज़ुबैर अल्लाह ताला के बाद अगर किसी के शुक्रगुजार हैं तो वो उनकी वालदा हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। PIA के बदकिस्मत तैयारा हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया। मॉडल कॉलोनी में तैयारा जहां गिरा उस गली में कई मकानात भी तबाह हुए थे। 1 साल बाद इन मकानों की तामीर नौ और बहाली किस हद तक हुई है, जानते हैं कराची से अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में। जब PIA का जहाज़ मॉडल कॉलोनी के जिना गार्डन में गिरा, मैं भी यहाँ आया था इस हादसे की कवरेज करने के लिए। हमारे साथ एक एनी शाहिद मौजूद है जिन्होंने ये जहाज़ गिरते हुए देखा है। वो उस वक्त अपनी घर की छत पर मौजूद थे। किसको आवाज़ से आज आग लगी हुई है? मैं छत के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा घर का काम था तो जहाज़ आ रहा है। जहाज़ पहले सीधा ऐसे आता है। इस गली में जब भी आप आएँ तो यहाँ पर आपको बनते हुए मकानात ही दिखाई देते हैं। हमने जिस गली में हादसा हुआ था उसका जायजा लिया, लोगों से बातचीत शुरू की तो इल्म हुआ इस गली के रिहायशी एजाज को अब तक घर की तामीर के लिए मुआवजा ही नहीं दिया गया। घर मेरा ये फ्रंट जो है सारा तकरीबन डैमेज हुआ था। यहाँ से ये तकरीबन अंदर तकरीबन 4.5 से 5 फीट तक अंदर तक था डैमेज। कोई हैवी चीज़ थी, शायद इंजन था या कुछ ऐसी हैवी चीज़ थी जो इसको साथ लेते हुए जो है ना वो फ्रंट से नीचे गिरी थी बिल्कुल। तो ये पूरा तकरीबन सारा जो है फ्रंट ऊपर से पूरा डैमेज हो गया था। 8 महीने से काम करवा रहा हूँ मैं। ये 6 महीने घर से बाहर रहे दूसरी जगह पे।
और काम चलता रहा। अब अपने घर में भी शिफ्ट हो गए, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। बातचीत के दौरान जब घर के ऊपर से जहाज गुजरा तो हमें अंदाज़ा हुआ एजाज और उसके घरवाले किस कदर खौफजदा हो जाते हैं। आज जब जहाज गुजरता है जैसे अभी भी जहाज गुजरा, तो कितना खौफ महसूस होता है? खौफ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी 1 महीना पहले गया था विज़िट पे बाहर, आउट ऑफ कंट्री। मैंने बहुत ट्रैवल किया अपनी लाइफ में, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं डरा। लेकिन इस दफ़ा जाते हुए जो है ना, मुझे इतना अजीब सा खौफ था। थोड़ा सा भी कुछ हो रहा था ना, तो मुझे अंदर से कुछ फील हो रहा था कि यार ये कुछ हो ना जाए इसको। एक फोबिया जो आपके जहन में जो एक डर और खौफ आ जाता है, तो वो फिर मुश्किल से ही जाता है। फैसल के घर को भी इस हादसे में शदीद नुकसान पहुंचा था। जब कोई इंसिडेंट होता है ना, तो उसके टाइम के साथ साथ कंपनसेट कर दें तो बहुत बेहतरीन रहता है। अब 1 साल तकरीबन लास्ट मंथ हमें इन्होंने अनमूवेबल किया। 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। उसमें भी जस्ट एक घर के अंदर जो थोड़ा बहुत कह रहे थे, जो इश्यूज़ आए, प्रॉब्लम आई, उसके ऊपर कंपनसेट किया। हमारा स्ट्रेस कोई नहीं देख रहा, हमारे घर की डिवैल्यू कोई नहीं देख रहा। हमारी गली जिस वक्त आपने हालत देखी है बहुत अच्छी थी है, लेकिन अब यहाँ पे सीवरेज का कोई हाल नहीं है, क्योंकि इतनी हैवी मशीनरी गली में आई है जहाज़ का मलबा उठाने के लिए कि हमारी जितनी भी सीवरेज है वो सारी डैमेज हो चुकी है। इस हादसे का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन यहाँ रहने वालों के मुताबिक इस हादसे ने उनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। लाहौर से उड़ने वाले इस तैयारे में मुसाफिर और जहाज के अमले समेत 99 अफराद सवार थे, जिसमें से 97 अफराद शहीद हो गए थे। जबकि इसी गली के घर में काम करने वाली खातून भी जाँ बहक हो गई थी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। 0 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की फुर्तियाँ हूँ, शहबाज शरीफ साहब के ओवरऑल मुख्तलिफ जमातों को लारे लपे हूँ, दलासे हूँ, या उनके साथ सियासी पींगे बढ़ाने की कोशिशें हूँ, ये सारी जो है वो कवेले की टकरें हैं। क्योंकि कवेले की टकरें जो हैं वो किसी काम नहीं आती हैं, तो हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है। एक सियासी अमल है, सियासी प्रोसीजर है। जब ज़ाहिर है उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया और अदालतों के अंदर जो है वो सवालात हैं, तो उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि PTI एक ख़ानदान है, गिले शिकवे हर जगह होते हैं। नाराज़ अरकान को वज़ीर आला ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। मुल्तान में अताई की मुबैना गफलत, भट्टा मजदूर के 3 बच्चों की जान ले ली गई। आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। जिसने इलाज करना था इसी ने जान ले ली। मुल्तान के नवाई इलाके हामिदपुर कनौरा में वाक़ई निजी क्लिनिक के अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत से भट्टा मजदूर खादिम हुसैन के 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। सवेरे 8 बजे तो पहले दवाई देती है 5 तो 7 मिनट गुजरे, मोशन ते उल्टियाँ लग गई हैं। समा पर खबर नशर हुई तो वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर हुकाम से 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट तलब कर ली। हमने इमीडिएटली ना सिर्फ ये कि उस डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया और उसको अरेस्ट कर दिया, बल्कि जो बच्चे फौत हुए थे उनका एनालिसिस के लिए लैब में रिपोर्ट्स भी भिजवा दी हैं और अब उनका पोस्टमार्टम भी होगा मेडिको लीगल प्रोसेस की रोशनी में, और जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसकी रोशनी में जो भी कानूनी कार्रवाई की होगी वो बनती होगी वो की जाएगी। इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अमवात की वजह मालूम हो सकेगी। जो भी इसमें मुलव्विस पाया गया सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।